नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले दिन का वीडियो। ये एक वीवीआईपी शादी का वीडियो है। कुछ चेहरे आपने पहचान लिए होंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी दिख रहे हैं। दूल्हा हैं एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल और दुल्हन है एक वक्त कर्नाटक के शहरी विकास मंत्री रहे कांग्रेस नेता एम कृष्णप्पा के परिवार से आने वाली रेवती। शादी कहाँ हुई? बेंगलुरु शहर के बाहर रामनगर इलाके के एक फार्म हाउस पर। हम इस शादी की चर्चा कर रहे हैं यहाँ हुई मूर्खताओं की वजह से। वीडियो में दिख रहा है कि शादी में दर्जनों मेहमान शामिल हुए। एक दर्जन तो फोटोग्राफर ही दिख रहे हैं। ना किसी ने मास्क पहना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कुछ नज़र आता है। ये ना सिर्फ लापरवाही है बल्कि लॉकडाउन के कानून का साफ उल्लंघन भी है। लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के पहले पैरा में ही साफ लिखा है कि सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रमों के लिए लोगों को न जुटाया जाए। अगर शादी टल नहीं सकती तो उसमें भी मेहमानों की भीड़ जमा नहीं कर सकते। लेकिन एचडी कुमारस्वामी जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो शायद कानून से ऊपर आते हैं। और जब ये शादी का वीडियो मीडिया तक पहुंचा तो जेडीएस के प्रवक्ता तनवीर अहमद का बेशर्मी से भरा बयान भी आया। बोले, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। शादी की तारीख अंक और ग्रहों के हिसाब से तय होती है। मान लिया शादी पहले से तय थी, मान लिया नहीं टाली जा सकती थी, लेकिन ये भीड़ ये तो टाली जा सकती थी। जो मेहमान आए वो मास्क तो पहन सकते थे। कुमारस्वामी ने दावा किया कि शादी सादगीपूर्ण तरीके से हुई और गाइडलाइंस का पालन हुआ। या तो एचडी कुमारस्वामी के गाइडलाइंस को समझने में कुछ फेर है या हम और आपके जैसे जो भारत के सामान्य नागरिक हैं उनके समझ में कुछ फेर है। साथ में कुमारस्वामी ने लिखा समर्थकों के लिए ट्विटर पर कि संकट टलने के बाद साथ बैठकर भोज किया जाएगा। इस मामले में सरकार और प्रशासन पर सवाल बनता ही है। ऐसा नहीं था कि शादी अचानक गुपचुप तरीके से हो गई। सब कुछ पहले से तय था। शादी वाले फार्म हाउस में मीडिया की एंट्री बैन थी। फिर खबरें आई कि करीब 40 गाड़ियां फार्म हाउस में गई। मतलब इतने लोग एक जगह जुट रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। ये घोर लापरवाही है। हमने आपको पहले भी बताया है कि कई जगहों पर शादियां कोरोना फैलाने में सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बनी है। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ के कुछ माननीय ऐसी मूर्खताएं कर रहे हैं। देवेगौड़ा और कुमारस्वामी संवैधानिक पदों पर रहे हैं। ऐसे में उनसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। हम उम्मीद करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस चीज़ को देखें और एक नज़ीर देश के सामने पेश करें। वरना तो यही लगेगा कि हम आम लोग हैं, हमारे को फटकारने के लिए सारा साधन है, सारा तंत्र है, सारे नियम हम ही लोगों को मानने हैं और माननीयों के लिए कोई अलग ही संविधान चलता है इस देश में। आगे बढ़ते हैं शो में। अब कोरोना से जुड़े कुछ ज़रूरी आंकड़े। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौतों की संख्या बढ़कर 1,46,000 हो गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 21,68,000 के पार पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा मुश्किल में फिलहाल अमेरिका है। यहाँ पर मौतों का आंकड़ा 35,000 से ज़्यादा हो गया। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है तो बेरोजगारों की संख्या भी अमेरिका में बढ़ रही है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने पाबंदियाँ धीरे धीरे कम करने का भी ऐलान कर दिया है। वैसे एक्सपर्ट्स ने ध्यान दिलाया है कि संक्रमण काबू में आने से पहले अगर पाबंदियां हटाई जाती हैं तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। एक खबर चीन से भी आई। चीन पर लगातार संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा गलत बताने का आरोप लग रहा था। अब चीन ने वुहान शहर में मौत का आंकड़ा 1,290 और बढ़ाया है। इसके साथ ही चीन में कोरोना वायरस से मौतों का कुल आंकड़ा 4,642 हो गया है। पहले चीन लगभग 3,300 मौतें बता रहा था। इस नए आंकड़े पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की थी, बस गिनने में चूक हो गई। इसे आप चूक कहेंगे, हज़ारों की गिनती बदल जाती है।
चीन ने एक बार फिर से दुनिया से झूठ बोला है। ये तो हुई दुनिया की बात। अब भारत की संख्या पर आते हैं। हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 13,387 हो गई है। इसमें 1,749 लोग ठीक हो चुके हैं, यानी लगभग 13% ठीक हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 437 पर पहुंच गया। थोड़ी सी राहत की बात यह है कि कल के बजाय आज मौत के मामले में थोड़ी गिरावट हुई। पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की कोरोना से मौत हुई। कोरोना से जुड़े अब कुछ और अपडेट्स। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि अब 19 राज्यों में संक्रमितों की संख्या दोगुनी होने की दर यानी कि डबलिंग रेट कम हुआ है। देश भर में पहले औसत डबलिंग रेट 3 दिन का था, अब वो बढ़कर 6.5 दिन का हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरीजों के ठीक होने की दर भारत में 80% है। इस लिहाज से हम बाकी देशों से बेहतर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आंकड़े टेस्टिंग किट्स के भी दिए। केंद्र सरकार अब तक 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स राज्यों को दे चुकी है। मई तक 10 लाख रैपिड टेस्टिंग का लक्ष्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ICMR की तरफ से बताया गया कि हमने अब टेस्ट बढ़ा दिए हैं। कल 28,340 टेस्ट किए गए पूरे देश में और अब तक टोटल 3,19,400 टेस्ट किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमले की खबरें भी लगातार आ रही हैं। आज एक खबर आई राजस्थान से। टोंक जिले के बावड़ी चौराहे पर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वालों पर भीड़ ने हमला किया। पुलिस के मुताबिक 17 अप्रैल की सुबह 60 से 70 लोगों ने लाठी, सरिया और कई धारदार हथियारों के साथ पुलिस पर हमला किया। इसमें 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों से शिकायत आ रही थी कि राशन, आधार या राशन कार्ड देखकर दिया जा रहा है। इसको लेकर यूपी में CM योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी के पास राशन कार्ड या आधार कार्ड हो या ना हो, सभी ज़रूरतमंदों को राशन दिया जाए। अगर कोई प्रवासी है तो उसको भी राशन और खाना दिया जाए। हर राज्य सरकार को अभी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। अब लौटते हैं दिल्ली की एक पुरानी खबर पर, क्योंकि उससे जुड़ा अपडेट आया है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे और शक ये जताया गया था कि उनके घर का गार्ड तबलीगी जमात में गया होगा और उस परिवार में फैला होगा। 8 अप्रैल को गार्ड पर FIR भी दर्ज करवाई गई थी। अब गार्ड की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जो लॉकडाउन संक्रमण को रोकता है वही अर्थव्यवस्था का गला भी दबा देता है। लॉकडाउन का असर हर सेक्टर पर पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा चिंता है बैंकिंग और फाइनेंस में, क्योंकि ये 2 सेक्टर लॉकडाउन से काफ़ी पहले से गहरे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे थे। लॉकडाउन 21 दिन से बढ़कर 40 दिन का हुआ तो RBI ने भी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ और कदमों का आज ऐलान किया। जी, 17 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने RBI में हुए इन फैसलों की पूरे देश को जानकारी दी। इससे पहले 27 मार्च को मौद्रिक नीति कमेटी माने कि MPC की बैठक के बाद भी कुछ ऐलान किए गए थे। आज के ऐलान क्या हैं, इनका फ़ायदा क्या हो सकता है, बड़ी खबर में इस पर विस्तार से बात करेंगे। रिजर्व बैंक को लेकर आज जितनी खबरें हुई उनके शीर्ष में ये लाइन ज़रूर लिखी थी, रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाया गया। 4% से घटाकर अब ये 3.75% हो गया है। बैंकों के पास अपना कारोबार करने के बाद जब पैसा बच जाता है तो वो उसे रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं। इस पैसे को RBI ब्याज सहित लौटाता है और इसी को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। मतलब अब बैंकों को RBI से कम ब्याज मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, ये समझना बहुत आसान है। दरअसल लॉकडाउन में कोई बैंकों से कर्ज नहीं ले रहा। फिर RBI ने 27 मार्च को ही बाजार में पैसा डालने का ऐलान कर दिया था। ये पैसा बैंकों के जरिए ही बाजार में जाना है। इन दोनों कारणों के चलते बैंकों के पास काफ़ी सारा पैसा जमा हो गया, जिसे वो RBI के पास जमा करा रहे हैं ताकि ब्याज मिले। इससे RBI का पैसा RBI के ही पास घूम कर जा रहा है। अनुमान है कि तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने RBI के पास जमा कराए हैं। इतने पैसे पर 24 घंटे का ब्याज भी बहुत बड़ी रकम होती है। तो रिवर्स रेपो रेट घटाकर RBI कोशिश कर रहा है कि पैसा उसके पास जमा होने की बजाय बाजार में ही रहे, माने बैंकों के पास रहे, जिससे कर्ज बांटा जा सके। अमूमन आपने सुना होगा कि RBI की तरफ से जब रेट कट होता है तो रेपो और रिवर्स रेपो दोनों पर बात होती है, लेकिन आज जिक्र सिर्फ रिवर्स रेपो रेट का हुआ। तो उसके भाई को क्यों छोड़ दिया? ना बदलते, लेकिन कम से कम नाम तो लेते ही। ये सवाल हमारे मन में भी था, तो हमने इस बारे में पूछा बैंकिंग सेक्टर पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स से। क्या बताया उन्होंने? बैंक RBI से जिस दर पर पैसा लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ये दर तय करता है कि ग्राहकों को किस हिसाब से कर्ज मिलेगा।
इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बदलने के लिए रिजर्व बैंक को मौद्रिक नीति कमेटी को विश्वास में लेना पड़ता है। कमेटी की बैठक 3 दिन या उससे भी ज़्यादा चलती है, फिर प्रस्तावों पर वोटिंग होती है, उसके बाद ही रेपो रेट को बदला जाता है। 27 मार्च को रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट कम करके 4.4% कर दिया गया था। रेपो और रिवर्स रेपो रेट में 1% को घटाने बढ़ाने का मतलब लाखों करोड़ों में होता है, इसलिए 1% को बांटा जाता है 100 बेसिस पॉइंट्स में। आरबीआई घटाना बढ़ाना हमेशा बेसिस पॉइंट में करता है। ये वैसा ही है जैसे आप एक बहुत भारी ट्रक 120 की स्पीड से चला रहे हो, आपको स्टीयरिंग बहुत धीरे से घुमाना होता है, अचानक घुमाएंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। तो 27 मार्च को तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही रेपो रेट को 5.15% से 4.4% पर लाया गया था। 17 अप्रैल के ऐलान को रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से घोषित किया। इसमें मौद्रिक नीति कमेटी को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए रेपो रेट को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। इसके अलावा आरबीआई ने आज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत 50,000 करोड़ रुपए और जारी कर दिए। इतने पैसे में इसरो वाले 50 बार चंद्रयान भेज सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी 17 बार बनाया जा सकता है, मतलब बहुत सारा पैसा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के खेल में कम वक्त के लिए पैसे का लेन देन होता है, 24 घंटे से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्तों तक। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत बैंकों को लंबे वक्त के लिए पैसा दिया जाएगा। माने आरबीआई कह रहा है कि भैया हमारे पास 50,000 करोड़ है, आप ले जाओ, इससे बाजार में कर्ज बांटो, हम तुरंत तुम्हारे दरवाजे पर वसूली के लिए नहीं आएंगे। ऐसा ही इंतजाम आरबीआई ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और दूसरा शॉर्ट फॉर्म सुनिए, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों संस्थाओं को, नाबार्ड और सिडबी को, और इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए भी ये प्रावधान किया है आरबीआई ने। क्या प्रावधान? आरबीआई इनको 50,000 करोड़ रुपए देगा, माने ये आरबीआई के पास जाकर पैसा ले सकते हैं। नाबार्ड कृषि को, सिडबी छोटे उद्योगों को, और हाउसिंग बैंक, जैसा कि नाम से जाहिर है, हाउसिंग सेक्टर को कर्ज देता है। आरबीआई ने बैंकों से कहा था कि 3 महीने के लिए कर्ज की किश्तें मत लीजिए। कई बैंकों ने सलाह पर अमल भी किया था। अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि जो ये छूट लेंगे उन पर 90 दिनों में होने वाला एनपीए का जो एक्शन है, कार्रवाई है, वो नहीं होगी। जब आप किश्त चूकते हैं तो बैंक 90 दिनों का समय देता है। इसके बाद मान लिया जाता है कि दिया गया कर्ज एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है, माने बैंक को फायदा नहीं होगा। इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है और ये वाला लेवल लगने के बाद बैंक की नई सेवाएं भी मिलनी बंद हो जाती हैं। लेकिन आरबीआई ने इससे छूट दी है। इसके अलावा सरकारी बैंकों को अब सरकार को भी डिविडेंड नहीं देना होगा। ये डिविडेंड क्या होता है? वो फायदा जो बैंक कमाते थे उसे अब सरकार के पास उसका एक हिस्सा जमा नहीं करना होगा। इसके अलावा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को भी 100% से घटाकर 80% पर लाया गया है। अब ये टर्म क्या है? आरबीआई ने कई नियम बनाए हैं जिसके तहत बैंकों को अपना कारोबार इस हिसाब से चलाना होता है कि उनके पास कैश यानी कि रोकड़े की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। इसके लिए दर तय की जाती है। इससे बैंक भी सुरक्षित रहते हैं और ग्राहकों का पैसा भी। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी ऐसा ही एक नियम है। इससे होगा यह कि बैंकों के पास कर्ज बांटने के लिए और पैसा आ जाएगा। वैसे इस रेशियो को अप्रैल 2021 तक दोबारा 100% कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखा जाए। आरबीआई ने राज्यों के लिए भी कुछ ऐलान किए हैं। वेज एंड मील्स एडवांसेस को 30 मार्च की सीमा से 60% बढ़ा दिया है। इसके तहत राज्य सरकारें आरबीआई से कम समय के लिए पैसा लेती हैं। लॉकडाउन के चलते राज्यों के पास पैसे की भारी कमी है, तो आरबीआई एक तरह से तब के लिए तैयारी कर रहा है जब राज्य उसके पास आर्थिक मदद के लिए आएंगे। इन सब ऐलानों को सुनकर एक चीज़ समझ में आती है कि आरबीआई अपनी तरफ से ज़्यादा पैसा बाजार में डालने की कोशिश कर रहा है ताकि जब लॉकडाउन खत्म हो तब उद्योगों और सरकारों के लिए पैसे की कमी ना हो। अर्थव्यवस्था को सहारा देने की आरबीआई की एक सीमा है और बैंक अपने हिस्से का काम करता नजर आ रहा है। लेकिन सब अच्छा नहीं है। आरबीआई ने आज ये नहीं बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कितना नुकसान उठाया है या फिर हमारी जीडीपी किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जबकि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज अपने अपने आकलन जारी कर चुकी हैं। और क्या गुंजाइश रह गई आरबीआई के ऐलानों में, बता रहे हैं हमारे आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी। आज की घोषणाओं में 3 बड़ी चीजें हैं। आज की घोषणा में सबसे बड़ी चीज है, सरप्राइज है कि रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में कमी की है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें बैंक अपने पास की अतिरिक्त नकदी, अतिरिक्त पूंजी रिजर्व बैंक के पास रखते हैं और उस पर ब्याज दर लेते हैं। वो
ब्याज दर पहले 4% थी, उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। ये इस बात का संकेत है कि बाजार में ब्याज दरें कम होने के बाद भी कर्ज लेने वाले नहीं है, इसलिए बैंक अपना बचा हुआ पैसा रिजर्व बैंक को दे रहे हैं। रिजर्व बैंक की दिक्कत यह है कि इस पर रिजर्व बैंकों को ब्याज देना पड़ता है, जो उसकी बैलेंस शीट पर असर करता है। इसलिए रिजर्व बैंक ने इसको हतोत्साहित करने के लिए रिवर्स रेपो रेट कम कर दी है। इसका प्रत्यक्ष असर बाजार में कर्ज लोगों को मिलने से ज्यादा इस पर होगा कि अब बैंकों को जमा पर ब्याज दर घटानी पड़ेगी, क्योंकि उनके रिटर्न और कमजोर हो जाएंगे और ज्यादा दबाव हो जाएंगे, उनके मार्जिन पर और ज्यादा असर होगा। ध्यान रहे कि डिपॉजिटर्स इस पूरे प्रक्रिया में सबसे बड़े लूजर हैं। पिछले दिनों में बैंक जमा में भी ब्याज दरें घटी हैं, छोटी बचत स्कीमों पर भी ब्याज दर घटी है। लंबी की जरूरत है तो भी रिजर्व बैंक से ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बाजार में पूंजी की या पैसे की कोई कमी है। बाजार में विश्वास की, उत्साह की कमी है, अनिश्चितता है, आने वाली परिस्थितियों का डर है, और जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक कोई कर्ज लेने को तैयार नहीं होगा। हाँ, इस पैसे का फायदा केंद्र और राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर मिल सकता है, जो इस समय कर्ज के लिए लाइन लगाए खड़ी है रिजर्व बैंक के सामने। ये अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर ध्यान रखना जरूरी है कि छोटी अवधि के कर्ज 60 से 90 दिनों के होते हैं, और अगर सरकारें यहाँ कर्ज बैंकों से लेती हैं रिजर्व बैंक के जरिए, तो 90 दिनों बाद से वापस कैसे करेंगी ये समझना मुश्किल है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी लंबी चलने वाली है, उनके रेवेन्यूज में, राजस्व में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। ये तो प्रमुख घोषणाएं थी। रिजर्व बैंक ने जहां निराश किया वो एक बड़ी बात ये थी कि रिजर्व बैंक ने ये नहीं बताया प्रत्यक्ष रूप से कि कोरोना के लॉकडाउन से और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा और बड़ा असर पड़ने वाला है। इसमें रिजर्व बैंक ने IMF के आंकड़े के सहारे अपनी बात कहने की कोशिश की। पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक ने कहा था कि वो भारत की परिस्थितियों पर नजर रख रहा है और वो बताएगा कि भारत की विकास दर में कितनी कमी होगी, और आज रिजर्व बैंक इसको बताने से हिचक गया, जिसने बाजार को और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य किया और सरप्राइज किया, क्योंकि भारत का केंद्रीय बैंक ही अगर आपको ये नहीं बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना गहरा असर होने वाला है, तो ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान 2-2 बार जारी कर दिए हैं, और वो 0% से लेकर 1.9% तक है। तो रिजर्व बैंक को बताना चाहिए था कि देश की अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा। ये आंकड़े रिजर्व बैंक के पास जरूर होंगे, तभी वो भारत में मनी सप्लाई के, भारत में क्रेडिट ऑफटेक के, भारत में रेपो ऑपरेशंस के प्रोजेक्शंस कर पा रहा है। अगर उनको प्रोजेक्शन करने के लिए भी GDP के आंकड़े ही आधार होते हैं, तो देश के लोगों को पता चलना चाहिए था कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा पड़ने वाला है। रिजर्व बैंक ने महंगाई दर से लेकर ऑटो सेक्टर और एक्सपोर्ट्स तक कई सारे पहलुओं पर अपनी बात रखी। बाजार में पैसे रखने की उसकी मंशा भी साफ नजर आ रही है, जिसका बैंकिंग सेक्टर ने स्वागत किया। लेकिन चूंकि बैंक आकलन जारी नहीं कर रहा, भारत में उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं को ये नहीं मालूम चल रहा कि आगे क्या हो सकता है। बैंक ने यह जरूर कहा है कि 2021-22 में भारत वापसी करेगा, लेकिन ये कैसे होगा हम नहीं जानते। इसलिए जरूरी है कि RBI कड़वी गोली चबाए और आकलन जारी कर दे। अब वक्त है कोरोना के एक सच को जानने का। जी, ये सब कुछ कोरोना की वजह से हो रहा है, इसलिए कोरोना पर लौटना ही पड़ेगा। भारत में अभी लक्षण दिखने या संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों का कोरोना टेस्ट होता है, लेकिन एक ताज़ा रिसर्च के हिसाब से यह तरीका पर्याप्त नहीं है। चीन में कोरोना कैसे फैला, इस पर नेचर मेडिसिन जर्नल में 15 अप्रैल को एक शोध छपा। इसमें दावा किया गया कि 44% मामलों में संक्रमण से पहले मरीजों में लक्षण ही नहीं दिखे। मतलब संक्रमण के 100 में से 44 मामले ऐसे थे कि आदमी स्वस्थ दिख रहा है, कोरोना का कोई लक्षण नहीं है, फिर भी उससे दूसरे लोगों में संक्रमण फैल गया। अंग्रेजी में इसे प्री सिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं, यानी मरीज में लक्षण दिखने से पहले ही वो दूसरों को संक्रमित कर देता है। चीन के ग्वांगझू के एक बड़े अस्पताल में भर्ती हुए 94 कोरोना मरीजों पर यह स्टडी की गई। इसमें सामने आया कि कई मामलों में लक्षण दिखने से पहले ही कोरोना मरीज संक्रमण फैलाने के चरम पर होता है। चीन के तियानजिन में 62% ऐसे ही मामले हैं। नेचर मेडिसिन में छपी इस रिसर्च में दावा है कि सिंगापुर में 48% प्री सिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन हुआ है, और कई मामलों में तो जिन लोगों से दूसरों में संक्रमण फैला उनमें कभी भी लक्षण नहीं दिखे। आपने चीन का हाल सुन लिया, अब देखिए कि भारत में मरीजों की जांच कैसे करते हैं। विदेश से आए लोगों को 14 दिन की निगरानी में रखा जाता है। अगर लक्षण दिखते हैं तो जांच की जाती है। फिर इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों में लक्षण दिखने पर उनकी भी जांच होती है। स्वास्थ्य कर्मियों की जांच होती है। जिनको सांस लेने में दिक्कत या बुखार जैसे कोरोना संक्रमण दिखते हैं उनकी जांच होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमाने के हिसाब से हॉटस्पॉट या क्लस्टर हैं, वहां किसी में लक्षण दिखता है तो सैंपल लेकर कोरोना जांच होती है। लेकिन नेचर मेडिसिन वाली रिसर्च के हिसाब से इस तरीके से सभी मरीजों को तलाश पाना या संक्रमण को रोक पाना मुश्किल है। तो WHO का पुराना मंत्र याद करिए, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। जी,
लगातार टेस्ट करने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कोरोना पर नहीं फतेह हासिल कर पाएंगे। शो में अब वक्त है विदा लेने का। जाते जाते आपको गुलजार की लिखी कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। सुनते ही आपको गाना भी याद आ जाएगा। जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा, उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा होगा। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी बड़ी खूबसूरत है। आरबीआई ने पैसे की व्यवस्था कर दी है। अब ज़रूरत है ठोस नीतियों की, जिससे मार्केट में विश्वास लौटे और इस पैसे से उद्योग धंधे लगें, लोगों का खोया हुआ काम उनको वापस मिले, नौकरियां वापस मिलें, भूखे मजदूरों की समस्या का समाधान हो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।